मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः आपके सामने इतिहास विषय के चैप्टर 3 के बारे में आपके समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। हम देखेंगे, बड़ा ही यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर अध्याय है। आप अपने घरों में भी देखेंगे उस चीज़ को, या देखते होंगे कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आप अपने घर से इसे प्रैक्टिकल कर लेंगे या व्यवहारिक रूप में आप इसे अपने घरों में भी देखते ही होंगे। उसे हम किताबी रूप में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, नातेदारी, जाति और वर्ग। हम लोग सभी एक दूसरे से नाते या रिलेशन के माध्यम से बंधे हुए हैं। हम जाति व्यवस्था को भी भारतीय संदर्भ में समझते हैं और वर्ग व्यवस्था क्या था उसे भी हम समझते हैं। केवल हमें इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का वर्णन करना है। देखते चलते हैं कि क्या है इसमें, लेकिन उसके पहले इसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो टर्मोलॉजी है, उसको हम क्लियर करेंगे। जब हम उस टर्म को क्लियर कर देंगे तो आपको बड़ा ही इजी लगने लगेगा। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, ये किनशिप लिखा हुआ है, किंगशिप नहीं है। KING नहीं है, KIN है, ठीक है। किनशिप है। और किनशिप क्या होता है, बंधुत्व क्या होता है, नातेदारी क्या होता है, कितने प्रकार के नातेदारी हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, पहले किनशिप की परिभाषा हम देख लेते हैं। किनशिप की परिभाषा क्या है? किनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। एक ही परिवार के सदस्यों के बीच का जो रिलेशन है वही किनशिप है। और किनशिप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये अभी और आसानी से हम समझ जाएंगे कि किनशिप क्या है। 2 तरह के किनशिप हैं, या टाइप्स ऑफ किनशिप, 2 टाइप्स ऑफ किनशिप, एफिनल एंड कंसिजिनियस, ठीक है। एफिनल किनशिप और कंसिजिनियस किनशिप, ठीक है। 2 तरह से संबंध बनाए जाते हैं। नातेदारी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक मैरिज के माध्यम से, शादी विवाह के माध्यम से भी हमारे संबंध बनते हैं, और एक हमारा एंसेस्टर्स से डिनोट होता है, या हमारे वंश से निर्धारित होता है। जैसे एक एक कर देखते हैं। एफिनल, या ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये संबंध कैसे बनते हैं? मैरिज से बनते हैं, विवाह से बनते हैं। जैसे मेरा विवाह किसी दूसरे परिवार के साथ होता है, तो उस परिवार के साथ मेरा क्या रिलेशन हो जाता है? एक मेरी वाइफ हो गई, दूसरा मेरे सास ससुर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कितने तरह के रिलेशन बन गए, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरा सेकेंडरी रिलेशन हुआ। जो सास ससुर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा सेकेंड रिलेशन है। और दूसरा, इसी में से अब मेरे साले की वाइफ, ठीक है, या मेरी साली के हस्बैंड, उससे मेरा रिलेशन हो गया, तो वो तीसरा हो गया, ठीक है। पहला मेरी वाइफ हो गई, दूसरा मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गए, वहां तक दूसरा है। लेकिन मेरे साले की वाइफ,
मेरे साली के हस्बैंड, वो तीसरा रिलेशन हो गया। और ये सारा एफिनल किनशिप कहते हैं। ये हम वैवाहिक माध्यम से ऐसे रिश्ते नाते हम बनाते हैं। ठीक है, आप भी देखते होंगे, आपके नाना जी होंगे, नानी जी होंगे, मामा होंगे, मामी होंगे, है ना, क्योंकि वो आपके मम्मी के भाई बहन हैं, आपके मम्मी के माता पिता हैं। वहीं पर हम क्या देखते हैं, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, वो आपका तीसरा रिलेशन हो गया और ये एफिनल किनशिप के अंतर्गत आता है। अब एक दूसरा रिलेशन क्या है, कंसिग्नस रिलेशन। ये रिलेशन कैसे डिनोट होता है, एंसेस्टर्स के माध्यम से। जैसे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हम, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, बेटा या बेटी। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे निर्धारित हो रहा है, ब्लड रिलेशन है मेरा, ब्लड रिलेशन है। ठीक है, तो दो तरह के किनशिप हो गए, एक एफिनल, एक कंसिग्नियस। ठीक है, यानी एक मैरिज के माध्यम से और एक ब्लड के माध्यम से, खून का रिश्ता है ना, सिस्टर और ब्रदर का खून का रिश्ता होता है। सिबलिंग जिसको कहते हैं, एक ही माता पिता के पुत्र या पुत्री, सिबलिंग। और एक हो गया विवाह के माध्यम से। किनशिप क्लियर हो गया, किनशिप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, कास्ट सिस्टम। भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जाति व्यवस्था यहां पर हमें देखने को मिलता है। सभी लोग जानते हैं, फॉर्म भरते हैं एडमिशन के समय या किसी कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो जनरल कास्ट, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब तो फॉर्म भरते हैं तो समझ में आता होगा आपको कि कास्ट क्या होता है। तुरंत सब अपना अपना कास्ट बताने लगते हैं कि हम अमुक, मेरा कास्ट ये है, मेरा कास्ट ये है। लेकिन इसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुराने समय से देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इतिहास के पीछे हम लोग चलते हैं। ठीक है, और वहां देखते हैं जाति व्यवस्था कैसी थी। क्या आज जो जाति व्यवस्था है इस तरह की जाति व्यवस्था थी? नहीं थी। प्राचीन समय में इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जब आई तो मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और यहां पर यह माना गया कि मनुष्य की उत्पत्ति किसने की है? ब्रह्मा ने की है। विश्व के निर्माता या मनुष्य के संरचना करता कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना। तो यहां पर माना गया कि ब्रह्मा ने इसकी संरचना की है मनुष्य की, और वर्ण व्यवस्था हम यहीं से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद में भी चर्चा मिलता है, पुरुष सूक्त में 10वें अध्याय में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। तो यहां पर हम देखते हैं ये वर्ण सिस्टम क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या थी, यहां माना गया है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यह जो पढ़ रहे हैं ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्लास में अलग अलग धर्म वाले बच्चे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उनका अलग धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो हम ये जानकारी दे रहे हैं मोटे तौर पर हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दे रहे हैं। हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे महाभारत के माध्यम से, हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे मनुस्मृति के माध्यम से, हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ उदाहरण आपको देंगे जो बौद्ध धर्म ग्रंथों से देंगे, जो जाति व्यवस्था के बारे में या वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दूसरे धर्म वाले लोग हैं उनको भी चिंतित होने की बात नहीं है।
हम जो समझ रहे हैं इसको आप समझिए कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में किस तरह की वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना थी। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने मानव की संरचना की है और 4 भागों में 4 वर्गों में से बांट दिया है। ब्रह्मा के मुख से यानी मुंह से किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का, ब्राह्मण का, ठीक है। भुजाओं से, सोल्जर से, ये सोल्जर है ना, सोल्जर से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। जंघाओं से, थाई, ये जंघा से किसका जन्म हुआ? वैश्य का, वैश्य वर्ग। और पैर से, फुट से किसका जन्म हुआ? शूद्र का, ठीक है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि वहां पर जाति का निर्धारण ऑक्यूपेशन से किया जाता था, व्यवसाय के आधार पर किया जाता था, और जो जिस व्यवसाय को करता था उसको उस वर्ण का या उस जाति का माना जाता था। एक ही परिवार में कई व्यवसाय करने वाले लोग थे और उनका वर्ग अलग अलग था। उस समय तक कोई समस्या नहीं थी। जब जाति ऑक्यूपेशन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर था, तब समस्या नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि मैं ये काम करता हूं, मेरा पुत्र ये काम करता है, मेरी पत्नी ये काम करती है, यानी एक ही फैमिली के लोग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, तब समस्या नहीं थी। इस समय की जो वर्ग व्यवस्था थी, जो कर्म के आधार पर था, तो जरा सा भी समस्या नहीं था समाज में। लेकिन जो ही वैदिक काल में जन्म के आधार पर बंटवारा किया गया, समस्या बढ़ने लगी। और क्या? पूजा पाठ करने वाला पुरोहित वर्ग ब्राह्मण होगा, देश की रक्षा करने वाला, शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला, लड़ाई करने वाला क्षत्रिय होगा, वाणिज्य व्यापार करने वाला वैश्य होगा, और जो इस तीनों वर्ग की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। समस्या यहां से आई है। जाति व्यवस्था में बुराई यहां से आई है जब जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्धारण होने लगा। स्टूडेंट्स, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत विद्वान हैं। उनका काम है पूजा पाठ करना, और प्राचीन समय में पुरोहित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद था। राजा को निर्देशित भी करता था, वो डायरेक्शन भी देता था, सजेशन भी देता था, बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, उनका हम आदर कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण का बेटा यदि अनपढ़ है तो वो भी कहां पर रहेगा? ब्राह्मण वर्ग में ही रहेगा। समस्या यहां से शुरू हुई, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है उसे, लेकिन जब वर्ग व्यवस्था बना जन्म के आधार पर, तो उसका तो वही वर्ण रहेगा, उसी जाति का वो रहेगा। बदलाव तो होगा नहीं, भले वो जानकारी रखता हो या नहीं रखता हो। वहीं पर एक वैश्य का या शूद्र का बेटा कितनों भी जानकारी रखता हो, कितना ही उसको नॉलेज हो, उसकी जाति, उसका वर्ण क्या रहेगा? शूद्र का ही रहेगा, वैश्य का ही रहेगा। ये चेंज नहीं होगा। समस्या यहां से आनी शुरू होगी, ठीक है। यहां हमें केवल समझना है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा फीलिंग आप ले आए अपने बीच में, लेकिन सच्चाई को हमें समझना है, इतिहास की सच्चाई को हमें समझना है, ठीक है। फिर आप जब बड़े हो जाएंगे, स्कॉलर हो जाएंगे, तब डिबेट कीजिएगा कि ऐसा था। यहाँ पर अभी आपको केवल समझना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं थी या कैसे ये जाति व्यवस्था और जटिल होते गई। बहुत सारे विद्वान हैं
जब समाजशास्त्र पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जाति व्यवस्था के बारे में वहां पूरा डिटेल से पढ़ना है। मोरबन जैसे विद्वान आएंगे, धुर्वे जैसे विद्वान आएंगे, मजूमदार, आरसी मजूमदार है, उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, रिजले उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तरह तरह की बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लास में, लेकिन यहाँ हम लोग को समझना है कि वर्ण व्यवस्था कैसे जटिल होता चला गया। यहाँ पर मोटे तौर पर यह जानना कि जब काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी तब समाज में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब यह जन्म के आधार पर बाय बर्थ हो गया तो जटिलताएं यहाँ पर बढ़ती गई। एक प्रश्न इससे आता है कि क्या आरंभिक समय में केवल क्षत्रिय वर्ग से ही राजा हुआ करते थे? आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे इस चैप्टर में कि क्या प्रारंभिक समय में अर्ली सोसाइटीज में जो राजा होता था, जो किंग होता था, वह क्षत्रिय वर्ग से होता है? नहीं होता था। हम कई उदाहरण देंगे आपको, ठीक है, जहां पर हम यह सिद्ध करेंगे, यह प्रूफ करेंगे कि केवल क्षत्रिय वर्ग का ही राजा नहीं होता था, बल्कि समाज के कई वर्ग जो निचले वर्ग के थे वो भी राजा बने हैं। जब मौर्य साम्राज्य हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ यह बताने का सिद्ध करता है कि सम्राट अशोक की जो जाति थी वह निम्न कुल की थी, लेकिन वहीं पर बौद्ध धर्म ग्रंथ यह बताता है कि सम्राट अशोक की जाति क्षत्रिय वर्ग की थी। ठीक है, साथ ही हम महाभारत के माध्यम से यह भी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जो शादी विवाह होता था वह सेम गोत्र में या सेम वर्ग में नहीं होता था। कैसे? भीम ने किससे शादी की है? हिडिंबा से। हिडिंबा से शादी किया ना जंगल में, और हिडिंबा किस जाति की है? राक्षस जाति की है। तो कहां पर ये एक ही गोत्र, मतलब एक ही जाति में शादी करना है, ये बातें कहां है? ना राजा हम देख रहे हैं, न एक ही गोत्र में देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम बताएंगे महाभारत के माध्यम से, ठीक है, समाज के कई पक्ष को महाभारत के माध्यम से टच करने का प्रयास किया गया है। महाभारत नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और महाभारत के संदर्भ में इस अध्याय को, इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मेरा बहुत बड़ा स्रोत है महाभारत, मनुस्मृति, ये सब स्रोत है, और स्रोत का उपयोग हम वर्तमान समय से भी कर सकते हैं और प्राचीन समय के भी देख सकते हैं। बंधुता समझने के लिए, ब्रदरहुड समझने के लिए हम महाभारत प्रमुख ग्रंथ लेते हैं। कौरव और पांडव क्या थे? भाई थे। और आप महाभारत आजकल तो टीवी सीरियल में आ भी रहा है, डीडी नेशनल पर, यहां समझाने का प्रयास किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता, शांति पर्व, ये सब महाभारत के महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जीने का आदर्श देता है महाभारत। असत्य पर सत्य की जीत को बताता है महाभारत। भीष्म की प्रतिज्ञा को बताता है महाभारत। युधिष्ठिर की सत्यवादिता को बताता है महाभारत। और यहां हम यह भी देखते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने भाई बांधवों पर गांडी उठा नहीं सक रहा है, गांडी खींचा नहीं जा रहा है अर्जुन से, और वो युद्ध करने से मना कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं उसे कि हे पार्थ, किस मोह माया में तुम पड़े हो, यह युद्ध नहीं होगा तो सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं रहेगा। आने वाला इतिहास यह समझ नहीं पाएगा कि सत्य क्या था और असत्य क्या था। और वहां पर श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई करना जायज है, यह हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस चीज को हम महाभारत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न यह भी आता है 2 नंबर में, आपको एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने की थी?
ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थी, आप सीधे लिखेंगे महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। लेकिन यदि ये 5 नंबर का प्रश्न आता है तो यहां पर आंसर थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन सेट करने वाला यह जानने का प्रयास करेगा कि महाभारत के बारे में आपको जानकारी पूरी है या नहीं है। यहां पर आपको दिखाना होगा कि महाभारत की रचना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, किसी एक ऋषि के बस की बात नहीं है, बल्कि महाभारत की रचना विभिन्न समय और काल में होता आया है। जहां पर भाट सारथी का नाम आता है, वहीं पर कई ब्राह्मणों का नाम आता है, वहीं पर महर्षि वेद व्यास का भी नाम आता है। लेकिन हम लोग एक मान लेते हैं, या सबसे अधिक जिसे इतिहासकारों ने माना है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। यहां पर आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि महाभारत में सबसे प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम जय संहिता था। इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई। तब ये भारत कहने लगा, भारत। और जब श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1,00,000 हो गई, अभी 1,00,000 से अधिक श्लोक है महाभारत में, तब ये क्या कहलाने लगा? महाभारत। ठीक है, ये केवल कौरव और पांडव की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे शिक्षा हमको मिलता है, बहुत तरह के उदाहरण हम महाभारत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं, और भारतीय समाज का निचोड़ हम महाभारत को मानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे उस पर हम चर्चा करते जाएंगे। अब हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? गोत्र व्यवस्था। जब हमारे पुरोहित पूजा करवाते हैं, जब आप संकल्प करते हो, तब पंडित जी या ब्राह्मण या पुरोहित हमें क्या कहते हैं? आप अपने गोत्र का नाम लीजिए। तो गोत्र क्या होता है भाई, इसको जानना है। गोत्र क्या है कि मनुष्य का ओरिजिन या व्यक्ति का जो ओरिजिन है वो किसी एक ऋषि के माध्यम से हुआ है, एक ही वंश परंपरा से हुआ है, और किसी एक व्यक्ति से हम इतने सारे बढ़ते आए हैं। मेरे पूर्वज एक थे, ठीक है, फिर उनका मान लो एक बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते आ रहा है। ये बढ़ते आ रहा है, देख रहे हैं, यहां आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है मेरा, ये किसी एक खास ऋषि से माना जाता है। वशिष्ठ ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि। और जिसका नहीं पता है उसको ब्राह्मण वर्ग या हमारे पुरोहित क्या बोलते हैं कि आप कश्यप ऋषि के वंशज हैं। आपका गोत्र क्या है? कश्यप। क्यों? क्योंकि कश्यप ने एक से अधिक शादियां की थी। ठीक है, ये हम हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। आप कंफ्यूज मत होइए, अलग धर्म वाले कंफ्यूज नहीं होइए। ये हमारा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ना है, सभी को सभी धर्मों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। 11th क्लास में हमने इस्लाम का उदय एवं उद्भव पढ़ा, तब जो हिंदू बच्चे थे उनको लग रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं। तो जानकारी सभी धर्मों का रखना चाहिए। मोहम्मद साहब के बारे में हम लोग पढ़े कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, फिर उसने किन से शादी की, ये भी पढ़े। मक्का से मदीना कब गए, ये भी पढ़े। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ, ये भी पढ़े। खलीफा क्या होता है, ये भी पढ़े। तो सभी धर्म के बारे में जानकारी जो रखता है वही सच्चा विद्वान होता है। ठीक है, तो वहां पर हम 11th क्लास में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ चैप्टर थे मेरे। 12th क्लास में हम हिंदू धर्म के अनुसार पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
सच्चाई जाननी चाहिए, स्रोत या इंफॉर्मेशन का माध्यम जो भी हो। तो ये गोत्र एक ही ऋषि से उत्पन्न है और क्या बढ़ता जा रहा है। मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर, मेरा पुत्र, फिर मेरा पौत्र, यानी मेरा बेटा का बेटा, फिर उसका बेटा का बेटा, प्रपौत्र, चलता रहता है। लेकिन वंशज हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है किसी खास ऋषि से मेरा ओरिजिन है, इसी को गोत्र बोलते हैं। और इस गोत्र के बीच में शादी विवाह वर्जित होता है, पता है ना। कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको जब गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित भी होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही गोत्र के लोग आप देखते होंगे, शादी करने से पहले जब किसी के यहाँ रिश्ता नाता जुड़ने वाला रहता है, तब पहले हम लोग पता करते हैं कि उसके यहाँ मेरा कोई रिलेशन तो नहीं है, मेरा फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, भाई बहन तो नहीं है। ये सब आपके फादर मम्मी आप पूछिएगा क्लास से जाने के बाद कि मम्मी या पापा ये सब क्या होता है, वो आपको बता देंगे और अच्छा से बता देंगे कि हाँ बेटा मेरा भाई बहन है, फुफेरा भाई बहन है, चचेरा भाई बहन है, यानी गोत्र हम लोग का एक है, ठीक है। तो एक ही गोत्र में विवाह वर्जित भी होते हैं क्योंकि वो मेरे क्लोज रिलेटिव होते हैं, उनसे मेरा किनशिप सब जुड़ा हुआ चीज है, मेरा संबंध है, निकट के हैं, इसलिए संबंध उनसे इस तरह का मैरिज रिलेशन नहीं स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में, विवाह के प्रकार के बारे में। विवाह कितने प्रकार के होते थे? तो सामान्यतः मनुस्मृति में, जो हिंदू धर्म ग्रंथ, प्राचीन हिंदू का विधि शास्त्र भी इसे माना गया है। बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग जो बौद्ध धर्म मानते हैं वो मनुस्मृति को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग चीज है। वो मनुस्मृति को फालतू की रचना मानते हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था। यह भी मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि आपको हो सकता है मिल जाए कि सर बौद्ध धर्म वाला लोग तो मनुस्मृति को नहीं मानता है, तो उनका धर्म ऐसा उसको स्वीकृति देता है, कुछ वो वैसा प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, कुछ वैसा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हाँ मनुस्मृति जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ यह मानता है कि मनुस्मृति थी, ठीक है। तो विवाह का प्रकार भी हम लोग को यह देखना है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे और ये लिखना है हमें, ये पूछा जाता है मनुस्मृति के अनुसार एवं महाभारत के अनुसार कितने तरह के विवाह प्रचलित थे। तो दोनों में, महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हुआ है, ठीक है। और ये 8 प्रकार के विवाह में जो प्रथम 4 हैं उसे उत्तम माना गया, मतलब अच्छा माना गया, और जो अन्य 4 हैं उसे निम्न माना गया, मतलब अच्छा नहीं माना गया है। तो विवाह के बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है कि विवाह के प्रकार की व्याख्या करें। 5 नंबर के प्रश्न हो सकता है 8 नंबर में भी पूछ दे, संभावना बनती है। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। संस्कार 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधारण से शुरू होता है, मतलब मनुष्य जब मां के गर्भ में आता है उस समय से शुरू होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, अंत्येष्टि जिसको कहते हैं, वहां खत्म होता है। इस बीच में 16 संस्कार हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार क्या है? विवाह, मैरिज, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। देखते हैं मैरिज क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक, दोनों ही बातें हैं। केवल इंटरेस्टिंग नहीं है बल्कि क्या है, महत्वपूर्ण भी है।
ऐसा नहीं है कि केवल हम उसको इंटरटेनमेंट करने के लिए पढ़ें, बल्कि भारतीय समाज की जानकारी के लिए इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। प्रश्न यदि यह पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों का वर्णन करें, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, डायरेक्ट कॉपी पेन उठाए और डायरेक्ट लिख दिए कि 8 तरह के विवाह थे, ये थे। ऐसा होगा क्या? नहीं। सबसे पहले विवाह क्या होता है इसको समझाना होगा। ठीक है, तो विवाह क्या होता है? विवाह वधू को, कन्या को वर के घर, दूल्हा के घर ले जाना या पहुंचाना। ठीक है, आजकल जो विवाह होता है क्या है, अधिकतर क्या होता है, हम वधू के यहाँ जाते हैं और विवाह करके उसको अपने घर लाते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में अभी भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता होगा कि लड़की को विवाह से पहले ही पहुंचा दिया जाता है और फिर लड़के के घर में ही शादी होता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय सब में है, जहां पर लड़का को ही लड़की के घर जाकर के रहना है, मतलब हस्बैंड ही वाइफ के घर में जाके रहेगा। ये सब कुछ जगह में होता है, आप नहीं देखे होंगे, लेकिन समाज शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा ये सब। ठीक है, जानकारी के लिए केवल दे रहा हूं मैं। तो हम यहां से शुरू करेंगे कि विवाह का अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। ठीक है, एक लाइन में लिख दिए, एग्जामिनर कितना खुश हो जाएगा, जो कॉपी चेक करेगा कितना खुश हो जाएगा, आपने विवाह को पहले समझा दिया। फिर हम लिखेंगे प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ एवं महाभारत के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और ये 8 प्रकार के विवाह निम्नलिखित हैं। आपको लिखना है इसे। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पिशाच विवाह। ठीक है, ये प्रथम 4 जो हैं, ये शुरू के जो 4 हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये उत्तम माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं। और ये 4 है, इसे निम्न माने गए हैं। निम्न मतलब घटिया, मतलब अच्छा नहीं माना गया उसे। ठीक है, तो विवाह के तरीके से हम बताएंगे उसको कि कौन अच्छा था और कौन घटिया था। ठीक है, तो प्रथम 4 में ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा क्वालिटी का है। ये क्या था? गुणवान व्यक्ति के साथ, गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह किया जाता था। ठीक है, गुणवान व्यक्ति के साथ, यानी लड़का क्या है? क्वालिटी वाला है। लड़की के फादर, कन्या के फादर देखते हैं कि ये लड़का के साथ मेरी बेटी ठीक से रहेगी, तो उसके साथ पूजा पाठ किया जाता था। यानी होता है ना, मैरिज के समक्ष भी शादी जब होती है तो हवन होता है, ईश्वर को साक्षी मानकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर वो जो 7 फेरे लगाते हैं वो क्या है? पूजा पाठ है। ठीक है, और वस्त्र आभूषण से, अच्छे कपड़े, ऑर्नामेंट्स तरह तरह के,
लड़की को सुसज्जित करके अच्छे से सजा करके लड़के के साथ वापस लड़के के घर भेज दिया जाता है। सबसे अच्छा विवाह इसे माना जाता है। दूसरा क्या है? दैव विवाह। इसका मैं उदाहरण थोड़ा सा दे देता हूँ। अभी रामायण हमारा डीडी नेशनल पर आ भी रहा है लॉकडाउन में। आप देखते होंगे भगवान राम शिव धनुष तोड़ रहे हैं, और शिव धनुष जब तोड़ रहे हैं, यानी क्वालिटी वाले हैं, गुणवान है, फिर उनका विवाह वहां कराया जाता है। सीता माता को देख रहे हैं सुसज्जित वस्त्र आभूषण के साथ, फिर राम जी के साथ उनको कहां भेजा जा रहा है? वापस अयोध्या आ रहे हैं, राम जी के घर आ रहे हैं ना। दूसरा क्या है? दैव विवाह, यानी विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, जो पूजा पाठ करने वाले होते थे, यानी पुरोहित वर्ग के साथ कन्या का विवाह करना भी अच्छा माना गया है। यानी पुरोहित गुणवान व्यक्ति के साथ जो पूजा पाठ हवन इत्यादि करता था, उसके साथ कन्या का विवाह करना दैव विवाह कहलाता था। दैव मतलब देवता, पुरोहित वर्ग देवता के नजदीक थे, ऐसा माना जाता था पहले कि पूजा पाठ करने वाले भगवान के बड़ा नजदीक होते हैं। हम लोग भी कुछ गलती कर देते हैं तो क्या करते हैं? पंडित जी ये कैसे होगा, यानी भगवान से नजदीक मानते हैं। नजदीक इसलिए मानते हैं कि वो पूजा पाठ करवाते हैं। नहीं, ये हमारा सोच है समाज का, ठीक है। अब इसमें नहीं पढ़ना है कि हम नहीं मानते हैं पंडित को, वो अलग चीज है, लेकिन सामान्य अवधारणा समाज की यही है। तीसरा क्या है? आर्ष विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता था भाई? वर से यानी लड़के पक्ष वाले से एक जोड़ी गाय और बैल लेना और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा देना आर्ष विवाह कहलाता था। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लड़की को खरीदा जा रहा है। नहीं, अभी भी हम लोग देखते हैं जहां पर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात बहुत कम है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, वैसे समाज में, वैसे क्षेत्र में देखते हैं लड़कियां लोग खरीद करके, मतलब कानून की नजर से बच करके, कानून की नजर में आएंगे तब तो जेल की हवा खाएंगे आप लोग, कोई ऐसा कीजिएगा नहीं। लेकिन क्या है, कानून की नजरों से बच करके वो अभी भी ये प्रथा है कहीं कहीं पर कि लड़की को खरीद करके विवाह कर लिया। गरीब घर वाले लोग ऐसा कर दिए थे पहले, या कहीं कहीं चल रहा है, गलत है, कानूनन गलत है। लेकिन यह भी एक विवाह का प्रकार था कि एक जोड़ी गाय और बैल, पहले धन और संपत्ति तो गाय और बैल से ही, ऋग्वेद में तो हम लोग पढ़िएगा कि गाय को लेकर के बहुत युद्ध हुए हैं, संपत्ति का प्रतीक माना जाता था गाय। तो एक जोड़ी गाय बैल ले लिया और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार क्या है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वर से प्रतिज्ञा कराता था, वर से, लड़के से, दूल्हा से यह प्रतिज्ञा करवाता था लड़की के बाप या कन्या के पिता कि वह उसकी पुत्री को हमेशा खुश रखेगा, उसके दुख सुख का साथी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन लोग नहीं खुश रखेंगे, 1 2 3 वाले, ठीक है। लेकिन प्रजापत्य विवाह में क्या था कि एक कमिटमेंट था अपने फादर इन लॉ के साथ दूल्हे का कि वह उसकी बेटी को अच्छा से रखेगा। अब ये 4 जो रेस्ट हैं जिसे निम्न विवाह माना गया है। असुर, असुर विवाह वर से अथाशक्ति धन लेकर के विवाह किया जाता था। लड़के पक्ष से जितना धन देने लायक है उसे लिया जाता था और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह होता था। गंधर्व विवाह आजकल समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज, यह एक तरह का प्रेम विवाह था।
लव मैरिज था ये, आजकल समाज में ज्यादा फैल रहा है ना, हाँ उस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा, लेकिन जानना है कि ये प्रेम विवाह भी था समाज में। अगला क्या है? राक्षस विवाह, मतलब बलपूर्वक लड़की का अपहरण कर लिया, लड़की का किडनैपिंग कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया, ये राक्षस विवाह था। और सबसे निकृष्ट प्रकार के, सबसे घटिया प्रकार का जो विवाह था वो 8वां प्रकार था, जिसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। इसमें क्या था? पागल लड़की है या सोई हुई लड़की है, उसके साथ गलत करके बलपूर्वक उसके साथ विवाह कर लेना। ये हमारे 8 प्रकार के विवाह हैं और आपको कंक्लूजन में ये लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विवाह की परिभाषा बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि 8 प्रकार के विवाह थे, तो यहाँ पर सोर्स बताएंगे कि हम अपना मन से नहीं कह रहे हैं, ये महाभारत के अनुसार कह रहे हैं, हम मनुस्मृति के अनुसार कह रहे हैं कि 8 प्रकार के विवाह थे। 8 विवाह लिख लेंगे, उसके बारे में बता देंगे कि किस विवाह में क्या था, और फिर कंक्लूजन में लिखेंगे कि ये प्रथम 4 विवाह उत्तम विवाह माने जाते थे और ये अंतिम के 4 विवाह निम्न श्रेणी के विवाह माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आज। फिर थोड़ा सा मैंने जो पढ़ाया उसका क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं आपसे। अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक हमने जो पढ़ा, उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं, फिर कुछ डाउट्स होंगे उसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा महाभारत के बारे में, तो महाभारत की रचना किसने की है? ठीक है, ये आपको बताना है। मैं बता देता हूं, होमवर्क के रूप में आप अपनी कॉपी पर लिख करके कर लाएंगे। ठीक है, हमने बताया कि महाभारत चूंकि 1 लाख से अधिक श्लोकों का संग्रह है वर्तमान समय में, इसलिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही महाभारत लिखी गई होगी ऐसी बात नहीं है। फिर भी महर्षि वेद व्यास को रामायण का रचयिता माना जाता है। क्लियर? दूसरा प्रश्न, महाभारत में प्रारंभ में कितने श्लोक थे और उस समय उसका क्या नाम था? तो महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक थे और उसका नाम क्या था? जय संहिता। 8800 श्लोक जब थे उस समय उसका नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि महाभारत का प्रारंभिक में क्या नाम था? तो जय संहिता नाम था। प्रारंभिक में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। वर्तमान समय में 1 लाख श्लोक हैं, इससे भी ज्यादा पूछें, इसलिए वर्तमान में इसका नाम सहस्त्र संहिता भी है। महाभारत के अलावा इसे सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति एवं महाभारत के अनुसार कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? आपको यहां बताना है कि महाभारत एवं मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा थी या चर्चा है। ऑब्जेक्टिव में आएंगे कितने प्रकार के विवाह थे, तो केवल 8 आपको टिक करना है। 2 नंबर में यदि आते हैं तो यहां पर नाम भी लिखना होगा कि 8 प्रकार के थे जो ये थे। ठीक है, ब्रह्म विवाह से लेकर के आपको
पिशाच विवाह तक केवल नाम लिखना है। और यदि 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं तो डिफाइन भी करते जाना है। ब्रह्म विवाह क्या था, देव विवाह क्या था, प्रजापत्य विवाह क्या था, आर्ष विवाह क्या था, असुर विवाह क्या था, ये डिफाइन भी कर देना है आपको। क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज के अनुसार आपका आंसर होगा। अब वर्ण व्यवस्था क्या था, तो वर्ण व्यवस्था को बताना है कि वर्ण व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है वरण करना। क्या है? वरण करना, स्वीकार करना। ठीक है, तो यहां पर हम कोट करेंगे अपने सोर्स को। यहां पर हम लिखेंगे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। महाभारत के शांति पर्व में भी 4 वर्णों की चर्चा की गई है। इसे लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप दिखा देंगे। ये आपका 5 नंबर के ही प्रश्न आएंगे, 5 नंबर में इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 स्रोत भी हम लिख देंगे, ऋग्वेद और महाभारत, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और महाभारत के शांति पर्व। और 4 वर्ण क्या था, किससे उत्पत्ति मानी गई है, उसको भी दिखाना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दिखाना है। ठीक है। अब कौरव एवं पांडव किस वंश से संबंधित थे? ये दोनों बंधुत्व की भावना से जुड़े हुए भी थे। अलग बात है कि लड़ाई हुई, लड़ाई जरूरी है वो असत्य पर सत्य की विजय के लिए, लेकिन दोनों का वंश एक ही था। तो वो वंश कुरु वंश था। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये आप कल लिख करके लाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि मैंने जो पढ़ाया वह आपको समझ में आया अथवा नहीं। आज इतना ही। कल फिर हम लोग इस चैप्टर को, और कुछ डाउट्स होंगे या कुछ छूट रहा होगा, उसको हम लोग क्लियर करने का प्रयास